रोशन करेगा ही। इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी, इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन
और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। पेश है जादू। पापा, जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में कल ब्रिक्स विकास बैठक की स्थापना की घोषणा की जा सकती है। सम्मेलन आज देर रात शुरू होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शिरकत करेंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक के गठन की घोषणा की जाएगी। ये बैंक ब्रिक्स देशों के अलावा अन्य विकासशील देशों को बुनियादी ढांचा निर्माण और विकास की परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराएगा। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री इस बात पर अपनी रिपोर्ट देंगे कि ब्रिक्स विकास बैंक का गठन संभव है। ऐसी खबर है कि शुरुआत में करीब 50 अरब डॉलर से इस बैंक की शुरुआत होगी, जिसमें 5 सदस्य देश एक समान योगदान देंगे। ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन के नए राष्ट्रपति जी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल से जगदीश चंद्र भी प्रधानमंत्री के इस दौरे में उनके साथ हैं। और आइए अब बात करते हैं ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र से, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, डरबन में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, वहां के लोगों का जनजीवन कैसा है? आम आदमी का जनजीवन यहाँ बहुत अच्छा है, प्रॉस्पेरस है, समृद्ध है। और जहाँ तक भारतीयों के रहने का सवाल है, तो इस शहर में लगभग 60 लाख की आबादी है। उसमें लगभग 6-7 लाख लोग, अर्थात 10% से ज्यादा लोग भारतीय मूल के हैं, भारत से जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका का बैकग्राउंड रहा है, उसकी छाया भी इंडियन इस बैकग्राउंड पे रहती है। ज्यादातर भारतीय यहाँ बिजनेस में हैं, एक्सपोर्ट के काम में हैं, माइंस के काम में हैं, ज्वेलरी के काम में हैं। और जहाँ तक दक्षिण अफ्रीका के आम आदमी का सवाल है, यहाँ पे संसार में सबसे अधिक ज्यादा सोना यहाँ पैदा होता है, खनिज पैदा होते हैं, इसलिए पैसे की कमी नहीं है। संसार में सबसे महंगी गाड़ियां सबसे अधिक संख्या में यहाँ पे दिखाई देती हैं। आम आदमी का पर कैपिटा इनकम भारत की तुलना में 5-6 गुना ज्यादा है। शहर में कम से कम 500 शोरूम हैं इन लग्जरी गाड़ियों के। कुल मिला के शहर समृद्ध है, यूरोप जैसा दिखता है। बड़ी बड़ी सड़कें, चारों तरफ हरियाली, सामने समुद्र और 22 डिग्री 25 डिग्री तापमान, ये सब बातें जो यूरोप में दिखती हैं। तो एक प्रकार से ये यूरोप का अफ्रीकी संस्करण है डरबन, और कुल मिला के लोग समृद्ध हैं और खुश हैं।
शुक्रिया जगदीश जी। अगली खबर, भारतीय पर्यटन विकास निगम विकास की नई मंजिलें तय कर रहा है। यही वजह है कि कंपनी के शेयरों की कीमत पिछले 3 सालों में 8 गुना बढ़ चुकी है। इसकी योजनाओं में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना और बड़े पर्यटन स्थलों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आईटीडीसी के चेयरमैन ललित पवार को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया है। लगातार तीसरे साल मुनाफा कमाकर दिखाने वाली कंपनी भारतीय पर्यटन विकास निगम न सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में बल्कि होटल इंडस्ट्री में काफी कुछ करने का इरादा रखता है। ईटीवी से खास बातचीत में आईटीडीसी के प्रबंध निदेशक ललित पवार ने बताया कि पिछले 3 सालों में शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों की कीमतें 8 गुना बढ़ चुकी हैं। उन्होंने बताया कि ये सब निवेशकों के भरोसे से ही संभव हो पाया है। बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि आईटीडीसी के विकास में ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के सहयोग का बड़ा योगदान है। तो मैंने अपनी टीम को यही कहा कि अपने पास बेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज है, बेस्ट ऑफ द मैन पावर है, तो हम बेस्ट क्यों नहीं हैं, तो हम सब मिलकर इसको करें। तो उसका परिणाम ये कि पिछले लगातार 2 वर्षों से हम प्रॉफिट में हैं। 10-11 हमारा प्रॉफिट 22 करोड़ था और इस वर्ष भी हमारा प्रॉफिट 30 करोड़ से ऊपर जाने की संभावना है और नेक्स्ट ईयर हम इसको 50 करोड़ तक ले जाएंगे। तो एक टीम वर्क और सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स और ट्रेवल इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री का जबरदस्त कॉपरेशन रहा और उसकी वजह से हमारा जो शेयर है जो 200 रुपए में चल रहा था जनवरी में तक, अब वो पिछले 6 महीनों में 1800 रुपए तक पहुंच चुका है। कंपनी की विकास योजनाओं का खुलासा करते हुए ललित पवार ने बताया कि दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय खोलने की योजना है, जिसके लिए 24 एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है। खास बातचीत में उन्होंने बताया कि कंपनी बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम भी कर रही है। हमारे देश में प्रति वर्ष करीब हमको 2 लाख युवा चाहिए टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री के लिए। हर वर्ष 2 लाख युवा चाहिए। 50,000 पास आउट होते हैं हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से, एफसीआई से। तो करीब करीब लाख से 1.5 लाख तक का डेफिसिट है। तो इसीलिए हम लोग भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे राई गांव में, जहां मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, उसके पास राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में 24 एकड़ जमीन उनको अलॉट हो चुकी है। और आईटीडीसी भारत का पहला पर्यटन एवं हॉस्पिटलिटी विश्वविद्यालय आने वाले 1.5 साल में वहां बनाएगी। इसी तरह से हमने हमारी सारी होटल्स को होटल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब कंपनी गैर होटल व्यवसाय में अपना कारोबार बढ़ाने पर खास ध्यान दे रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगे आने वाले दशकों में पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आईटीडीसी का मूल मंत्र होगा। नेक्स्ट अक्टूबर से शुरू करेंगे पैलेस ऑन वेव्स। अंडमान निकोबार गवर्नमेंट हमको बोट उपलब्ध कराएगी और आईटीडीसी उसका पैकेजिंग करेगी। डिस्कवर द आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार विद आईटीडीसी एंड अंडमान टूरिज्म एंड वी कॉल इट पैलेस ऑन वेव्स। अब भारत सरकार के नीति निर्देश, पर्यटन मंत्रालय के निर्देश ये हैं कि हम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट और पीपीपी रूट लें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज गोइंग टू बी द न्यू मंत्रा फॉर द कमिंग डिकेड्स। आईटीडीसी बड़े पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अक्टूबर में अंडमान निकोबार में पर्यटन के लिए पैलेस ऑन वेब से शुरू करने की योजना आईटीडीसी के मजबूत प्रयास को बताती है। निश्चय ही सुविधा और सेवा भारत पर्यटन विकास निगम का नीति वाक्य है। असित कुणाल, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल एक ब्रेक के बाद कुछ और। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। आईयूसीडी गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्स ग्रुप होली पर ये कामना करते हैं कि लाल, सुनहरी, नीले, पीले, सब्ज, गुलाबी शो करे। अब की ऐसी होली आए, जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयाँ। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने
अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से
उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा, इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। होली का त्योहार आते ही चारों तरफ होली की धूम दिखने लगती है। रायपुर में भी एक ऐसा स्थान है, सदर बाजार, जहां से गुजरने वाले हर आम व खास को रंगों से सराबोर किया जाता है। होली की मस्ती ऐसी कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि सदर बाजार के लोग अचानक ऐसा करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ के लोग 2 दिन पहले ही विज्ञप्ति जारी कर रंगों से परहेज करने वालों को यहाँ से न गुजरने की अपील करते हैं। यहाँ क्या बच्चे क्या बड़े सभी होली के रंग में ऐसे रंग जाते हैं। दोनों में कोई खास अंतर नहीं दिखाई पड़ता। कहा यह भी जाता है कि जब तक सदर की होली ना खेली तो क्या होली खेली। और बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फ्लिक्ट। हाजिर हो गए हैं हम होली की तैयारियों के सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि कल दुलंडी का दिन है, यानी कि खेलने वाली होली है, तो आज का दिन बचा है तो क्यों ना थोड़ी सी तैयारियां और कर ली जाएं। पता है होली की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके रंगों में वो बात होती है कि लोग अपने गिले शिकवे भूल कर भी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और रंगों की दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन स्वाद के बिना नहीं। चलिए बुलाते हैं सुनीता जी को और जानते हैं कि और कौन सी तैयारियां लेकर वो हाजिर हुई है। सुनीता जी, रसोई से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कल के एपिसोड में हम थोड़ी बहुत तैयारियां तो व्यूअर्स को करा चुके हैं और शायद कुछ नहीं तो कर भी ली होंगी, तो थोड़ी सी और करा देते हैं उन्हें। क्या बनेगा वर्तिका? जैसे कि होली पे हम सबके चेहरे पे अच्छे से रंग मलते हैं जी, तो क्यों ना शुभकामना देने वाले मुंह को भी हम स्वादिष्ट रंगों से भर दें। क्या बात है। तो इसी सिलसिले में मैं लेके आई हूँ थोड़ी कलरफुल रेसिपीज। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। जी, ये हम एक मिक्सिंग बॉल ले लेंगे। इसमें मैं डालूंगी पनीर, जिसको कि मैंने अच्छे से मैश किया हुआ है। इसकी क्वांटिटी है आधा बॉल। इसमें मैं ये डाल रही हूँ आगरे का पेठा, ठीक है, जिसको कि मैंने पहले से ही ग्रेट करके रखा है। ये मैं लूंगी तकरीबन 3 बड़े चम्मच। साथ ही इसमें मैं ये ले रही हूँ खोया, जिसकी क्वांटिटी मैं ले रही हूँ तकरीबन 3 बड़े चम्मच। अपन
कह सकते हैं संजय इसकी सबकी जो क्वांटिटी ली है वो करीब करीब समान है। जी जी बिल्कुल। तो पनीर हो गया, इसमें आगरे का पेठा हो गया और मावा हो गया। जी। अब इसमें हम डाल रहे हैं मिल्क पाउडर, ओके, जिसकी क्वांटिटी मैं रख रही हूँ तकरीबन 2 से 2.5 छोटे चम्मच। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ ये नारियल पाउडर। ठीक है, इसकी क्वांटिटी भी मैं रख रही हूँ 2 से 2.5 चम्मच। इन सबको हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है। इनको अच्छे से मसलते हुए मिलाना है जिससे कि सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये आपस में अच्छे से मिल जाएंगे तब हम इससे छोटे छोटे कलश बनाएंगे। ठीक है। पहले हम इसको थोड़ा सरेंडर शेप देंगे। ठीक है। फिर ऊपर से थोड़ा इसको दबाएंगे। जी। यहाँ पे इसका हम कलश का मुंह बना लेंगे। तो इसमें तो कहीं भी वैसे गैस की जरूरत ही नहीं सुनीता जी, ये तो मतलब विदाउट कुक किए हुए आपने इन्हें तैयार कर दिया है। जी, ये आपके बच्चे भी आराम से बना सकते हैं। इसी तरह से हम एक और कलश बना लेते हैं। बस इसको सरेंडर शेप दीजिए, फिर थोड़ा पिरामिड लुक दे दीजिए, ऊपर से इसका ये बना दीजिए कलश का। ठीक है। तो वर्तिका, ये कलश हमारे तैयार हो चुके हैं। जी। बारी है इनको कलरफुल बनाने की। तो सुनीता जी यहाँ तक तो हमने सीख लिया, अब आगे आप क्या करेंगी इसमें? जी, अब हम इसमें कलर बनेंगे। कलर बनने के लिए मैंने कुछ कलरफुल जैम ली है। यानी कि तैयारी तो आप काफी कर चुकी हैं, सिर्फ इसको कैसे भरना है ये आप बताएंगी। जी। तो भाई यहाँ पे बन रहे हैं कलरफुल कलश, उन्हें कलरफुल कैसे किया जाएगा जानेंगे इस ब्रेक के बाद। जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा, इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। कुछ नए जज्बात हैं, मुझे तुमसे प्यार हो गया। कुछ वही किरदार हैं, साथ आपके अब तक चले हैं, साथ अब आपके संग और आगे जाना है। कलर्स पर रात 7:30 बजे ससुराल सिमर का। आप मेरी जिंदगी में हैं, इसीलिए मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत है। रात 8:30 बजे मधुबाला, एक इश्क एक जुनून। रात 9:30 बजे न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। 8 साल के छोटे से बच्चे को देखा है, ब्राउन कलर का स्वेटर पहन रखा है उसने।
और रात 10:30 बजे बानी इश्क दा कलमा। बोल बानी किथे जाना